नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये कल शाम तक सुनेंगे एमपी की 6 लोकसभा सीटों के वोटर। शाम तक यानी जब तक वोट डालने का टाइम होगा। बोलने वाले किसी न किसी पार्टी के नेता होंगे। बहरहाल कल 1,13,09,636 वोटर्स एमपी के तकरीबन 88 उम्मीदवारों का मुस्तकबिल लिख देंगे। जब से प्रचार शुरू हुआ इन इलाकों में कितनी रैलियां, कितने रोड शो, कितने दौरे और किन किन नेताओं के हुए, ये बताने में शो का पूरा वक्त निकल जाएगा। लिहाजा इसे यहीं रोकते हैं और कुछ अनुमानों की पत्रकारिता कर लेते हैं, यानी उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं। इन 6 सीटों में यूं तो ट्राइबल के लिए आरक्षित महज 2 सीटें हैं, लेकिन सभी सीटों में इस वर्ग का प्रभाव जरूर है। वो बीते कई चुनावों से खंडित है, मतलब आधा भाजपाई, आधा कांग्रेसी, और जो बचे वो क्षेत्रीय दलों के पास। इस चुनाव में वो कैसे व्यवहार करेगा? सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में क्या वाकई घिर गए कमलनाथ, या नतीजों के वक्त उभर कर दिखेंगे? मंडला शेड्यूल से क्या खबरें आएंगी? सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग वाला जिला बालाघाट किसके साथ जा सकता है? भावुक अपीलें काम करेंगी या प्रचार की आक्रामकता? एक बड़ा सवाल यह भी कि इन चुनाव के बाद क्या बड़े नेताओं की भूमिका और उनके कद पर भी फर्क पड़ेगा? बहुत रहे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर इतने दिनों तक चले चुनाव अभियान के बाद कल मोहर लग जाएगी कि वोटर को किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार भाग गया है। कल 1,13,09,636 वोटर बताएंगे कि उनकी पहली पसंद कौन है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ जोर आजमाइश के लिए आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूं तो पूरे दिन और रात सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने तो छिंदवाड़ा के सबसे ज्यादा दौरे किए। देश की बीजेपी अब की बार 400 पार कह रही है, तो एमपी की बीजेपी ने उस नारे में वैल्यू एड किया है, अब की बार छिंदवाड़ा पार। मुकाबला प्रचार के लिहाज से भले ही कड़ा और समीपवर्ती ना दिख रहा हो, लेकिन वोटर के मन में क्या है निकलेगा कल और पता चलेगा जून में। बीजेपी का दावा है कि एमपी से कांग्रेस को साफ करके ही रहेंगे। का माहौल दिख रहा है। भोपाल सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, मध्य प्रदेश 29 की 29 जीतेगा और देश में 400 पार होगा। पूरा देश और प्रदेश मोदीमय हो चुका है। माहौल एक तरफा है, कांग्रेस के हाथों पता नहीं लग रहा है। कांग्रेस में इस बार जितनी भगदड़ हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े नेताओं के अपने इलाके में उलझ जाने और कुछ नेताओं के उदासीन हो जाने से उनके प्रचार में फर्क तो दिखा है। बड़े नेताओं में मात्र राहुल गांधी 2 रैलियां कर गए। विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका गांधी ने जैसी सक्रियता एमपी में दिखाई थी, इस बार वैसा नहीं दिखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अलबत्ता लगातार सक्रिय रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस यदि आश्वस्त है तो इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए? संभवतः उसे आस अपने परंपरागत वोटर से होगी। मतदाताओं का जो रुझान आ रहा है सामने, वो रुझान ये कहता है कि भाजपा कुछ भी जतन कर ले, कुछ भी इवेंट कर ले, कुछ भी अपने मुंह से राग अलाप ले, चाहे वो 29 की बात कर ले, चाहे 400 पार की बात कर ले। इनका मुंह है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। आने वाला ये चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। ये संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। मतदान के एक दिन पहले यानी आज की रात दावेदारों के लिए एक तरह से कयामत की रात होती है। इसी आखिरी दिन वोट खरीदने की जुगत लगाई जाती है, यानी पैसा, शराब के दम पर वोटर्स को अपनी तरफ खींचना। हालांकि अब तक चुनाव आयोग पूरे प्रदेश से कुल 120 करोड़ रुपए की नकदी और सामान सहित 30 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामदगी कर चुका है। फिर भी आयोग डाल तो नेता पात। कल पता चलेगा कि कहां क्या बटा और उसका हासिल क्या निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है जितेंद्र मिश्रा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौरव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं अजय जी से। अजय जी, कल 6 सीटें का चुनाव है, उनमें छिंदवाड़ा भी है, एक जो पिछली बार छूट गया था। इस बार क्या तैयारी, क्या उम्मीद? देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों का राजनीतिक माहौल है, छिंदवाड़ा या अन्य सीटें उससे अलग नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीतने के लिए सभी सीटों पे मैदान में है और कांग्रेस पार्टी केवल एक औपचारिकता के तहत चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह का प्रचार किया वो भी सबके सामने है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद से चाहे दीवार लेखन हो, चाहे गारंटी योजनाओं को घर घर पहुंचाना हो, हितग्राहियों से मिलना हो, प्रत्येक बूथ पे ज्वाइनिंग जैसे कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक होकर प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पे सक्रिय रही। कांग्रेस पार्टी जहां कमलनाथ अपना स्वयं का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके क्षेत्र में कोई नेता नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ अन्य क्षेत्रों में राहुल गांधी एक आध सीट पे औपचारिकता के लिए आए, ना प्रियंका गांधी, ना सोनिया गांधी, ना खड़गे जी का आता पता। राहुल गांधी के भी हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया, वो भी नहीं भरवाया जीतू पटवारी ने। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि हमारा मिशन है हमें 70% से ज़्यादा मत लाना है और सभी 65,000 बूथों को जीतना है। छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ के आसपास के लोगों ने तक कमलनाथ का साथ छोड़ दिया, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया। यह बताता है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का झूठ का तिलिस्म अब टूटने वाला है। अभी तक छिंदवाड़ा में जो विकास हुआ है वो केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकारों की वजह से हुआ है, इसलिए अब की बार जनता भाजपा को ही चुनेगी। ठीक है, अब एक बार इनका लेते हैं जितेंद्र जी, आपकी तैयारी क्या किस तरह की? और छिंदवाड़ा जरूर जाहिर बात है कि चर्चा में आए बिना चर्चा पूरी नहीं होगी, क्योंकि कल वहां भी वोटिंग है। निश्चित तौर पर प्रवीण जी, बिना छिंदवाड़ा की चर्चा पूरी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 1977 से दावा करती रही है कि अब की बार छिंदवाड़ा पार, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाती, परिणामों को अपने पक्ष में नहीं कर पाती है। छिंदवाड़ा की तासीर रही है, छिंदवाड़ा का वोटर जब पलट कर देखता है तो उसके घर में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का नाम कमलनाथ के नाम जाता है। जब भी विकास की बात होती है तो सारा का सारा विकास कमलनाथ के खाते में लिखा जाता है। चाहे रेमंड की बात हो, बजाज की बात हो, अस्पतालों की बात हो, स्कूलों की बात हो, सारे के सारे रोड, बिजली, पानी, नल, सारा का सारा विकास कमलनाथ के नाम लिखता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गल पाती। अब की बार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। अनेकों केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री की दर्जनों सभाएं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे अनेक नेता वहां 1 महीने से डेरा डाले हैं, लेकिन परिणाम साफ दिख रहा है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की विजय संभव नहीं, इसलिए कि वहां ना तो कोई सांप्रदायिकता का मुद्दा चलता है, ना वहां पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना पड़ती है। वहां तो ये पूछती है वहां की जनता कि ये रेमंड किसने बनाया, ये नल किसने लगवाया, ये डीपी किसने रखवाई, और ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आऊंगा हाँ, बात पूरी करिए जितेंद्र जी, बात पूरी करिए। और बाकी मैं चाहता हूं कि बाकी की 28 पे भी थोड़ा जल्दी से जिक्र कर दीजिए। हाँ, मैं आपको बताऊं कि कोई भी चुनाव, प्रवीण जी आपके पास भी पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, मुद्दों पर लड़ा जाता है, और इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से खाली दिखाई दे रही है। बहुत हुई महंगाई की बार, महंगाई पे जवाब पूछ रही जनता। भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, किस तरीके से आपने देखा, एक ड्राइवर के छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहे, चपरासी के छापा मारो करोड़ों रुपए निकल रहे, किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा वसूली हुई, ये सब जनता समझ रही है। सब जनता समझ रही है। पर्याप्त वक्त दिया। मैं एक बार तीसरे मेहमान करता हूँ, गौरव जी, हम अगर कैंपेन के आधार पर देखें तो बहुत आक्रामक कैंपेन बीजेपी ने किया। मैं सहमत हूं इस बात से अजय जी के विधानसभा चुनाव के बाद से ही सक्रिय हो गए थे वो लोग, बड़ा क्लस्टर बना के, और तमाम छोटे बड़े मझोले जितने नेता हैं सब उतार दिए। उस तुलना में कांग्रेस का कैंपेन थोड़ा कमजोर था। लेकिन क्या आकलन आपका है चुनाव को लेकर? कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें कोई बुराई नहीं की, कैंपेन बहुत आक्रामक था। और फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जो 6 सीटें हैं और उनमें से 6 में से जो एक प्रमुख सीट पर छिंदवाड़ा पर उन्होंने अपना ध्यान पूरा का पूरा केंद्रित कर दिया। अगर मैं कहूं कि अन्य सीटों के मुकाबले 80% ज्यादा मेहनत छिंदवाड़ा पर की, और अगर कंपेयर हम बाकी सीटों पर करें तो बाकी सीटों पर 30-40% के आसपास बैठती, तो जो 20-20%, 15%, तो जो मेहनत सभी सीटों पर एक साथ की जाना चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि परिणाम किसी बड़े नेता वहां पर आए उनके भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का तारतम्य बिठाया जाना चाहिए था, जिस तरीके का मोटिवेशन उनको देना था, वो नहीं हो पाया है और पूरा का पूरा ध्यान छिंदवाड़ा पर केंद्रित कर दिया। इसका एक हो सकता है कि आप छिंदवाड़ा जीत जाए,
लेकिन जो मार्जिन आपके जीत का पिछली इन सीटों पर रहा है, वो मार्जिन या तो कम हो सकता है या इनमें से एक आध सीट जा भी सकती है। एक बार इन करते हैं अजय जी को। अजय जी, पिछली बार एकमात्र सीट मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक छिंदवाड़ा थी जहां पर इस तरह का मार्जिन था, कम था। बाकी की एक सीट या दो सीट, मैं जगह भूल रहा हूं, माफ कीजिए, वो 1 लाख से कम में थी। बाकी तो बहुत बड़े बड़े मार्जिन से आप जीते थे। इस बार वैसा माहौल है? इतनी ताकत जिस तरह की झोंकी जा रही है, उससे लग रहा है कोई इनपुट तो नहीं था आपके पास भी कि ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी? देखिए प्रवीण जी, पिछली बार के अगर हम चुनाव को देखें तो इन 6 सीटों में से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 लाख के अंतर से जीती और जबलपुर में 3 लाख से भी ज्यादा था अंतर। एक छोड़ के केवल छिंदवाड़ा में कांग्रेस क्योंकि 37,000 से जीती थी, इसलिए ये एक सहज प्रक्रिया है कि वहां हमें ज्यादा ताकत झोंकने की आवश्यकता थी, जो कि हमने झोंकी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट की बात करती है, वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि छिंदवाड़ा में डेवलपमेंट हुआ है तो हितग्राहियों का गढ़ है, तो छिंदवाड़ा केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राहियों का। आज आयुष्मान योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिला तो छिंदवाड़ा को मिला, प्रधानमंत्री आवास का सबसे ज्यादा लाभ मिला तो छिंदवाड़ा की जनता को मिला, अगर गरीबों को राशन मिल रहा है तो वो छिंदवाड़ा की जनता को। ये सब योजनाएं वो योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी। कमलनाथ जी के इतने बड़े उद्योगपति होने की बात करते हैं, एक भी उद्योग नहीं चलता है कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा में जिसमें एक भी आदमी को रोजगार मिलता हो। केवल वो अपनी राजनीति का रोजगार यहाँ छिंदवाड़ा से बनाते हैं, जिससे देश भर में स्वयं के और अपने परिवार की राजनीतिक खेती करते हैं। इसलिए जनता समझ गई है कि जिसने योजनाएं दी, जिसने विकास दिया, उसी को चुना जाए और अन्य क्षेत्रों पे कांग्रेस मैदान में नहीं है। मैं आपको फिर से इस बात को चुनौती पूर्वक कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे लंबे मार्जिन के लिए चुनाव लड़ रही है, चाहे मंडला हो चाहे बालाघाट हो। कांग्रेस के नेताओं ने समर्पण कर दिया है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। आज कांग्रेस को बूथ पर एजेंट नहीं मिलेंगे और छिंदवाड़ा में आपके वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, महापौर, पार्षद सभी छोड़ के निकले हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उस झूठ का पोल खुल गई है। छिंदवाड़ा भी बड़े अंतर जवाब से ले लेते हैं जितेंद्र जी। ये तो आज ही तय हो जाता है, बल्कि और पहले तय हो जाता है कि भाई किस पोलिंग बूथ पर कौन सा एजेंट होगा। मिल गए पर्याप्त करें? अजय जी कह रहे हैं कहीं नहीं मिलेंगे आपको, बूथ तक में एजेंट बैठने वाले नहीं होंगे आपके पास। प्रवीण जी, अजय जी ने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि एक सीट पे कांग्रेस टक्कर में। सुबह तक तो ये स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि 29 में भी टक्कर है कहीं। आज कम से कम मैं बधाई दूंगा, उन्होंने एक सीट का स्वीकार करा। देखिए 1977 का दौर भी इसलिए हमने आप देखेंगे, 1977 में आपने देखा इससे ज्यादा ज्वाइनिंग करी थी, लेकिन फर्क क्या पड़ा? आज भी वही कारण है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, सरकार के पास जवाब नहीं देने का है। मुझे याद आ रहा है कि अभी मोहन यादव जी से जब कुटीर के मामले में वहां की महिलाएं मिली तो उनका जवाब था कि आप ना हमें विधानसभा में वोट देते हो, ना हमें लोकसभा में वोट देते हो, कैसे आपके काम करें। तो ये इस तरह का चश्मा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा के रखती है और कहती सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। खैर आप ये सुनिए, देखिए मेरा ये कहना है कि आज प्रवीण जी, आज किस मुद्दे पे वोट मांगने जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। जितने सांसदों का टिकट एंटी इनकम्बेंसी की कारण काट दिए इन्होंने कि कहीं कोई ये ना कहने लगे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, कोई ये ना कहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा क्या हुआ, काला धन न लाऊंगा। आपने देखा 3 गुना काला धन इनका भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े लोगों का विदेश पहुंच गया। ये कहते थे कि निर्यात बढ़ाएंगे, आयात कम करेंगे, 8 गुना चाइना से निर्यात करने लगे। ये कहते थे। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। अजय जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूँ, गौरव जी को इन करूंगा। गौरव जी, मुकाबला टक्कर का है, मुकाबला एक तरफा है, मतलब आपका परसेप्शन आपके अनुभव के हिसाब से क्या कह रहा है? 2 प्रमुख दल हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तीसरे की तो गुंजाइश बहुत कम है। जैसे अजय जी ने कहा कि कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, ये बात मानना हो कि कांग्रेस में कई बूथों पर कार्यकर्ता एजेंट नहीं मिल पाएंगे उनको बैठने के लिए। लेकिन एक दूसरी बात और भी सामने है, तो भाजपा जिस आंकड़ा के साथ, जिस मोटिवेशनल स्पीच के साथ अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती थी, वहां पर उन कार्यकर्ताओं के साथ ही उतना महत्वपूर्ण तारतम्य या संबंध स्थापित नहीं कर पाई है। एक मुकाबला इसमें एक सीट पर भले कांटे का दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसके कारण 2-3 सीटों पर और स्थिति थोड़ी सी कांग्रेस के पक्ष में बेहतर चली गई है। भले कार्यकर्ता ना हो,
लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता भी उतनी मेहनत नहीं कर पाए जो मेहनत उनको लगातार पिछले चुनाव में उन्होंने की हो या विधानसभा चुनाव में की हो। उसके मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर मुझे लग रहा है, एक बालाघाट है और एक मंडला सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिलने की स्थिति नजर आ रही है। जवाब ले लेते हैं अजय जी। बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ओबीसी बहुल जिला है और विधानसभा चुनाव में भी इस बार भी और पिछली बार भी बराबर जैसे हालात थे और गौरव जी का आकलन है कि बालाघाट भी आपको कड़ी टक्कर देगा। और जो आप बोलना चाह रहे थे वो भी बोल दीजिए। देखिए प्रवीण जी, बालाघाट में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी चयन के बाद, चाहे हिना कामरे हों, चाहे मधु भगत हों, यहाँ तक कि अनुभा मुंजारे अपने पति के लिए टिकट मांग रही थी, वो बीएसपी से चुनाव में खड़े हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए कांग्रेस पूरी तरह विभाजित हो गई। वहाँ कांग्रेस मैदान में नहीं है, अलग अलग नेता अपने अपना राग, अपनी अपनी ढपली अलाग रहे हैं, इसलिए बालाघाट में कहीं कोई चुनौती का सवाल नहीं है। शहडोल में कांग्रेस के प्रत्याशी की जो हालत है वो आप जमीन पे देखिए, 3-4 लाख से ज्यादा का अंतर रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिमाद्री सिंह, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्वयं के 5 साल की जो उपलब्धि है, साथ ही जो बार बार मुद्दे जितेंद्र जी उठाते हैं, मैं 2-3 चीजें कहता हूं। एक महंगाई और एक बेरोजगारी। देश में 2014 के पहले स्टार्टअप 200-300 होते थे। मोदी जी की सरकार में लाखों स्टार्टअप चालू हुए, स्वरोजगार निर्मित हुआ। ईपीएफओ का आंकड़ा है 10 करोड़ लोग ईपीएफ में रजिस्टर्ड होते थे कर्मचारी, आज 2024 में 30 करोड़ रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं ईपीएफ में, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। महंगाई की बात करते हैं, 55,000 पर कैपिटा इनकम होती थी जो आज 1,25,000 हो गई है। तो ये डेवलपमेंट देश की जनता देखती है। दूसरी, कमलनाथ जी के बार बार कसीदे पढ़ते हैं डेवलपमेंट के, एक भी उद्योग उनका वहां है नहीं, तो लोगों की मदद करी कैसे? सभी सरकार की योजनाएं, जब केंद्र में 10 साल से भाजपा, प्रदेश में 20 साल से भाजपा, तो सभी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हैं, जो छिंदवाड़ा की जनता को मिली हैं, जिनका क्रियान्वयन हुआ है। क्या कमलनाथ जी के स्वयं के कोई रोजगार हैं, स्वयं के कोई स्कूल कॉलेज चलते हैं, अस्पताल चलते हैं छिंदवाड़ा में? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के हितग्राहियों का गढ़ है। तो जनता ने सोच लिया है, जिसकी योजनाओं से लाभ मिला है उसी को चुनना है। ठीक है, एक बार जितेंद्र जी को इनका लेते हैं। जितेंद्र, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि काडर का संकट तो आपको भाई जाहिर तौर पर, आप देखिए इनके जितने फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन हैं, मतलब हम चलिए आरएसएस को नहीं भी शामिल करें उसमें, क्योंकि वो खुद को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ या सांस्कृतिक मंच बताते हैं, लेकिन फिर भी इनका एबीवीपी, इनका भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनकी बाकी की जो ब्रिगेड है वो बहुत तेजी से सक्रिय है। उस तुलना में वैसी सक्रियता आपके यहाँ दिखी नहीं, ये बात तो आप कबूलेंगे। तो ये कहीं काडर का तंगी नुकसान तो नहीं पहुंचा दे? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस के पास काडर के अलावा जो आम वोटर है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है और समय समय पर वही कार्यकर्ता बन के काम करता है। अच्छा। तो इसलिए, लेकिन आप ये देखिए, इंदिरा जी भी उस लहर में चुनाव हारी थी, क्योंकि इंदिरा जी के खिलाफ मुद्दे खड़े हुए थे। आज भी मुद्दों का चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव तो देखा आपने, मुद्दों का चुनाव होता है। छोटे चुनाव जो होते हैं, सरपंच के चुनाव, वो व्यक्तिगत संबंधों के चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव मुद्दों का होता है। और मैं फिर सवाल करूंगा कि ऐसा कौन सा, देखिए आप कह रहे इन्होंने रोजगार के बहुत सारे अवसर दिए। अगर रोजगार के अवसर है तो फिर नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहा है? रोजगार के अगर अवसर दिए तो आप ये एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए कि 40% युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है रोजगार के अभाव में। किसानों के लिए इन्होंने काम किया, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसानों के लिए कानून लाए, किसानों के कानून वापस लेना पड़े। कहीं ना कहीं खामियां हैं, कहीं ना कहीं सरकार झूठ पर आधारित चल रही है। सरकार ने कहा नोटबंदी क्रांतिकारी फैसला होगा, नोटबंदी फेल हुई। जीएसटी को रात को 12 बजे सेलिब्रेशन किया गया, आपने देखा जीएसटी की क्या हालत हो गई। 110 संशोधन करना पड़े इनको जीएसटी में। चीन की बात करें, चाइना आखिर देश में घुसा, ये हम नहीं कह रहे, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहा है। स्टार्टअप की बात की, स्टार्टअप फेल हुआ, स्किल इंडिया फेल हुआ, मेक इन इंडिया का लोगो भी चाइना से लाना। गौरव जी को लेते हैं जी, फिर वो अंताक्षरी जैसा हो जाए। गौरव जी को करते हैं। गौरव जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस सब बहस में छूटी जा रही है वो ये है कि चुनाव के बाद क्या बहुत दोनों दलों से बड़े नेताओं की भूमिकाओं पर भी आपको कोई बदलाव की संभावना दिखती है?
तो स्वाभाविक तौर पर अगर परिणाम पक्ष में आएंगे तो जो भी नेता है उनको प्रमोट किया जाएगा, उन्हें मुख्य भूमिका में लाया जाएगा, आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जिसका भी परिणाम विपरीत आएगा उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो दिया जाएगा। और क्योंकि दोनों ही दल, अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी भी कारपोरेट शैली में काम कर रही है, तो कारपोरेट शैली में अच्छे परफॉर्मर को आगे बढ़ाया जाता है और जो भी खराब परफॉर्मर रहता है उसे पीछे करने की भी प्रथा हमने देखी। और अभी तो हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि सबसे अच्छा परफॉर्मर करने वाले को भी हटा दिया उन्होंने। वो कारपोरेट शैली के साथ काम करते हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही साबित होगी। एक बार अजय जी किसको इंसेंटिव मिलेगा भाई, और कौन डिमोट हो जाएगा आपकी पार्टी से अगर मान लीजिए ठीक ठीक परफॉर्म नहीं हुआ तो? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है। यहाँ जिसको जो जवाबदारी दी जाती है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे काम करता है। तो पार्टी सभी 29 सीटें जीतने भी जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का सम्मान भी बढ़ेगा, ये सहज प्रक्रिया है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि जैसे 2019 में हम देखते हैं 35% मत मिला था कांग्रेस को, भाजपा को 34.5, और आज ऐसा 35 ही हो गया। और हमने और आज जो हवा है हम ये मान के चल रहे हैं 70% से ज्यादा मत मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी तरह केवल औपचारिकता के लिए लड़ रही है, क्योंकि हमारे मित्र जितेंद्र मिश्रा, उनकी जिम्मेदारी है उन्हें पक्ष रखना है। लेकिन जमीन पे कांग्रेस कहीं नहीं है 29 सीटों पे। आप देखेंगे ये पिछली बार के अंतर से भी ज्यादा अंतर होने वाला है और मध्य प्रदेश में देश के कीर्तिमान तोड़ती हुई कई सीटें दिखाई देंगी जो सर्वाधिक मतों से देश में जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से लगा है। कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देती तरक्की, तो इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, 2 साल बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भगवान राम के 500 सालों का जो सपना देश की जनता का था वो पूरा किया। आप विरोध कर रहे थे भगवान राम का, आर्टिकल 370 मोदी जी ने हटाया। ये मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है ये मुद्दे नहीं है, तो जनता जवाब देगी। अगर मुद्दे नहीं है तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जाइए। एक जो बात उठ रही है और उस पर जिक्र जरूरी भी है कि भाई एक तो राम मंदिर निर्माण हुआ और संयोग से वोटिंग के बिल्कुल नजदीक में रामनवमी थी, तो एक ये मसला, ये सीधा सीधा मतलब जो नॉन पॉलिटिकल वोटर है, जो कम निष्ठावान है ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, लेकिन अगर वो सनातनी है, अगर वो हिंदू है, तो उसे लगता है कि यार मंदिर तो बनवाया। तो और ऐसे बहुत सारे मसले, आपको नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एजेंडे चल जाएं या नुकसान पहुंचा जाएं? नहीं प्रवीण जी, सवाल इस बात का है कि काट की हड्डी कितने बार चढ़ेगी। 2014 में आपने बड़े बड़े वादे किए, काला धन लाऊंगा, 15 लाख डालूंगा, जनता ने आपको परखने के लिए चुनाव जिता दिया। 2019 का चुनाव राम मंदिर के प्रकाश में हो गया। अब आप किसकी बात करेंगे? ना शमशान कब्रिस्तान चल रहा, ना हिंदू मुसलमान चल रहा, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान चल रहा है। अब तो सवाल इस बात का है कि जो वादे किए थे वो पूरा कर दीजिए। रक्षाबंधन निकल गया, 450 में सिलेंडर नहीं मिला, 2700 रुपए में गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, 3100 में धान नहीं खरीदा जा रहा। समझ में आ गया कि झूठों की सरकार है, वादा खिलाफी करने वालों की सरकार है। और आप ये देखेंगे कि केंद्र की सरकार में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी भूमिका अदा करेगा और कम से कम 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर साबित होगी। एक बार गौरव जी को इन कर लेते हैं। गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ऐसे क्लियर नहीं हुआ। ये ठीक है, दोनों इम्पोज तो कर रहे हैं, मतलब रैलियों के जरिए पब्लिसिटी भी कर रहे थे अभी तक, जहां जहां भी चुनाव और भी बाकी वहां भी करेंगे बहुत सारे एजेंडे। लेकिन क्या लगता है आपको कि एमपी के कोई मसले पर चुनाव होगा? लीडर देखेगा जो वोटर है कि भाई मोदी बनाम कौन, या राहुल बनाम मोदी है, या क्या है, या डेवलपमेंट देखेगा, या अपनी जो मुश्किलें हैं उन पे देखेगा? क्या असर डालेगा आपकी नजर में? प्रवीण जी, जो मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को वाइब्रेट की जा सकती थी, आप देखिए पूरे चुनाव में दोनों पार्टी के बड़े नेता उन इश्यूज को लेकर के कोई बात नहीं कर पाए। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर किए हैं। अब इन आरोप प्रत्यारोपों का क्या परिणाम निकला ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो आप अभी रामनवमी का जिक्र कर रहे थे, तो संघ किस तरीके से कल के बाद, क्योंकि चुनाव के पहले ये लग रहा था कि रामनवमी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा एक्टिव होगा, तो कितना एक्टिव होता है इन क्षेत्रों में और कितना हो पाया है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण असर डालेगा। और वही पूरा खेल बना हुआ है कि रामनवमी के कारण
वोट पक्ष में लाए जाए। और दूसरी बात, जैसा अभी जितेंद्र जी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो हिंदू मुस्लिम का इशू अभी कोई भी बड़ा इशू इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि रामनवमी सामने दिखाई दे रही थी, तो पहले इसको कैश कराना है, बाद में जो इश्यूज होंगे उन पर बात कर ली जाएगी। एक बात जो मैंने इनसे पूछा वो आपसे भी पूछूंगा कि कमलनाथ की भूमिका, मतलब चुनाव के बाद आपको उम्मीद है कि आने वाले और भी जितने चरण हैं उसमें वो चूंकि स्टार कैंपेनर हैं वो मूव करेंगे लगातार बाकी जगह? नहीं, स्वाभाविक तौर पर मूव करेंगे क्योंकि अभी तक उनकी स्थिति खुद की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। हालांकि जबलपुर सीट की बात करें तो जेपी नड्डा जी और विष्णुदत्त शर्मा जी की भी प्रतिष्ठा का सवाल वहां पर खड़ा हो रहा था, लेकिन कमलनाथ अपनी जीत के, अपने पुत्र की जीत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। जाहिर बात है, माफ कीजिए गौरव जी, वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि ये चुनाव आपको दिख रहा होगा जिस तरह का अक्सर होते हैं, बहुत सारे चुनाव इस तरह के होते हैं कि जो दिख रहे होते हैं कई बार तस्वीर उससे अलग होती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि बिल्कुल साफ कांग्रेस वो हो जाएगी? हो जो भी, मैं एक बार फिर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप सबसे अपील करूंगा कि जो भी आपके पसंद का उम्मीदवार हो, चाहे किसी भी दल का हो या निर्दलीय हो, वोट करिएगा, वोट जरूर डालने जाइएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।